आरएस 2023 और 24 का तो आपने रिजल्ट देखा होगा और एक तरह से इसी के साथ में काफ़ी बच्चों के दिमाग में आरएस का बिगुल बच चुका है। हालांकि नोटिफिकेशन आना शेष है, उसमें आपको केवल और केवल प्रीलिम्स के लिए ही चिंता करनी चाहिए। लेकिन आपको एक चीज़ तो ज़रूर समझनी है, वो ये कि मेंस आपका बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। मेंस के साथ में आप इंटरव्यू में कैसे परफॉर्म करते हैं, तो ये दो ऐसे पिलर हैं जहां से आपका रिजेक्शन या फिर सिलेक्शन निर्धारित होता है, या फिर आपकी कौन सी रैंक बनेगी और रैंक में आपको पोस्ट कैसे मिलेगी वो आपका डिपेंड करता है। तो हमारा पेपर 3 यानी जिसमें हम बात करते हैं, जिसमें कि इंटरनेशनल रिलेशंस वगैरह को पूछा जाए, ये पेपर नंबर 3 में इंटरनेशनल जो रिलेशन है उसमें भी कई प्रकार के डायमेंशन अब सामने आ रहे हैं। और आपको पता है कि जिस हिसाब से आरएस 2026 का जो मेंस एग्जामिनेशन है उसका जो पैटर्न चेंज हुआ है, उस पैटर्न में हमने देखा होगा एनालिटिकल एस्पेक्ट अब ज़्यादा सामने आ रहे हैं। पहले 2 नंबर का जो क्वेश्चन हुआ करता था उसको अब हटा दिया गया है, 5 या 10 नंबर के सवाल पूछे जाएंगे। क्या क्या उनकी स्कीम ऑफ थिंग्स रहेंगी वो आपको हम बताएंगे। एक चीज़ मैं पहले आपको बता दूं, प्रीलिम्स की केवल उतनी ही तैयारी करें जितना कि आपको वो सिलेक्शन के लिए ही इंपॉर्टेंट हो। आपको मेन जो ज़रूरत है वो है मेंस की। मेंस में आपका जो सिलेबस है उसको आप अच्छे तरीके से समझें। सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके पास जो ऑथेंटिक सोर्सेस हैं वहाँ से आपके नोट्स होने चाहिए, वहाँ से आपका क्वालिटी मटेरियल होना चाहिए। इसी तरीके से जो भी सवाल पूछे जाते हैं, जिस डिमेंशन के ऊपर जो क्वेश्चंस को फ्रेम किया जाता है, वो भी आइडिया आपको लगना चाहिए। अगर ये आप कर पाए तो मान के चलें आपका सिलेक्शन वहाँ पर इजी हो जाएगा। और जब आप इंटरव्यू में भी जाएंगे तो इंटरव्यू में आपको फिर ट्रबल नहीं फील होगी, क्योंकि बहुत सारे डायमेंशन आपको पता है। एक जो ब्यूटी देखी जाती है आईआर के रिलेशन में, यह एक तरह से वो मैथ्स है जिसका एक बार अगर हमने फॉर्मूला रट लिया या वो ट्रिक समझ ली तो अपने आप चीज़ें सामने आती जाएंगी। करंट अफेयर्स में इसको काफ़ी कवर किया जाता है। जैसे अगर हम बात करते हैं हमारे मतलब प्रधानमंत्री के इस समय जो 4 यूरोपियन नेशन का और एक यूएई जो वो रुके, तो इस टूर के बारे में भी, तो इसने क्या हमारी फॉरेन पॉलिसी को या एनर्जी सिक्योरिटी को या इन्वेस्टमेंट को, क्लाइमेट को क्या एक तरह से स्ट्रेंथन किया है, उसकी उपयोगिता बताइए। तो आप तभी लिख पाएंगे जब आप इस समय में उसको समझ रहे होंगे। भारत के द्वारा ग्लोबल साउथ नामक एक संगठन खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। व्हाट इज ग्लोबल साउथ, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम वेस्टर्न कंट्रीज या वेस्टर्न अलायंसेस से कैसे फ़र्क है। या जैसे अगर हम बात करें भारत और यूएई के रिलेशंस में, तो आपने देखा होगा पाकिस्तान और सऊदी अरबिया का जो एक समझौता हुआ, जिसको हम एक तरह से इस्लामिक नेटो का नाम देते हैं। तो पूछ लिया जाए नेटो से आप क्या समझते हैं, उसका आर्टिकल 5 क्या है, या फिर क्या भारत और यूएई की जो रिलेशनशिप है वो सऊदी अरबिया और पाकिस्तान की रिलेशनशिप के सिमिलर खड़ी होती है क्या। तो ये तभी आप समझेंगे जब लगातार इन चीज़ों को सुनते जाएंगे। टेलीग्राम पर भी हमारा जो हम प्रयास कर रहे हैं आपको कंटेंट प्रोवाइड करने का आरएस जंक्शन स्टडीज़ पर, तो यूट्यूब और टेलीग्राम दोनों के माध्यम से हमारी कोशिश है कि भाई आपको आईआर से रिलेटेड या अन्य जो चीज़ें हैं उनसे रिलेटेड कंटेंट हमेशा क्वालिटी वाइज अवेलेबल करवाएं। इस क्लास में हम चूँकि ये पहली हमारी डेमो क्लास है, इसलिए हम सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे। पुराने जो सवाल पूछे गए हैं हमारे एग्जामिनेशंस में आरएएस के मेंस में, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और फिर इसके आगे जो आने वाले लेक्चर होंगे जिसकी हम सीरीज के बारे में बात कर रहे हैं, उसमें हम अलग अलग मुद्दों के ऊपर आपके लिए वो लेक्चर्स लाएंगे। तो पूरी सीरीज हम आपके लिए डेवलप करेंगे। उसका मेन मकसद ये है कि हमारे नेबरहुड के साथ में हमारे रिलेशंस, वेस्टर्न पावर्स के साथ में हमारे रिलेशंस, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जो 5 परमानेंट मेंबर हैं उनके साथ में हमारे रिलेशन, साउथ चाइना सी, इंडो पैसिफिक का, वेस्टर्न एशिया, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज या अन्य जो इस प्रकार के ग्लोबल वाटर गेटवेज हैं उनका हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंस है उसके बारे में, या फिर जो हमारी पॉलिसीज़ रही हैं, चाहे वो गुजराल डॉक्ट्रिन हो, चाहे वो एक्ट ईस्ट हो, लुक ईस्ट पॉलिसी हो जो कि पुरानी हमारी थी, लुक वेस्ट पॉलिसी जो जिसके ऊपर अब हमें अभी फ़िलहाल काम करें, लैटिन अमेरिका के साथ में हमारे रिलेशन क्या रहे हैं वो आपको आगे समझाए जाएंगे। तो इसको जब हम स्टार्ट करते हैं तो हम आपको बता दें कि पेपर नंबर 3 में यह जो है वो पेपर नंबर 3 में आपने देखा होगा यूनिट 1 में पॉलिटी और आईआर आता है, यूनिट 2 में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है और यूनिट 3 में बिहेवियर और लॉ दिया गया है। तो पेपर 3 का अगर हम सिलेबस का कंपोजिशन देखें, जो कि अब की बार का जो आरएएस 2026 का जो पैटर्न होगा, उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन अगर हम देखें यूनिट 1 से इससे, तो करीबन 11 जो आएंगे वो 5 नंबर के आएंगे, यानी टोटल 55 मार्क्स के रहेगा, जिसकी वर्ड लिमिट 50 मार्क्स की 50 वर्ड्स की रहेगी। 3 ऐसे क्वेश्चन होंगे जो कि
10 नंबर के क्वेश्चंस होंगे, वो टोटल मार्क्स इसके 30 होंगे, तो वर्ड लिमिट उसकी 150 होगी। इसी तरीके से अगर हम यूनिट 2 जो कि हमारा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है उसके बारे में देखें तो 5 नंबर के और 3 जो हैं वो 10 नंबर के क्वेश्चन होंगे, जिनकी वर्ड लिमिट जैसे मैंने बताया 50 और 150। इसी तरीके से यूनिट 3 है जिसमें टोटल 11 क्वेश्चन होंगे, 5 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, टोटल 55 मार्क्स के। तो ये पेपर 3 आपका 200 मार्क्स है, जिसमें पॉलिटी और आईआर का जो सेक्शन है 11 स्मॉल क्वेश्चंस और 3 जो हैं वो लार्ज क्वेश्चन, स्मॉल का यानी 5 मार्क्स के और ये जो हैं वो 10 मार्क्स के। इंटरनेशनल रिलेशंस के क्वेश्चन जब हम इसमें देखते हैं तो आपको थोड़ा सा मैं उसकी पहले सिलेबस बता देता हूं, क्योंकि सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है। आपको पता होना चाहिए आप क्या पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, इंडिया एंड इंटरनेशनल अफेयर्स, इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थियों के लिए मैं आपको बता दूं क्या पूछा जाएगा। पोस्ट कोल्ड वॉर चेंजेस। कोल्ड वॉर जो है वो 1991 के पहले सोवियत यूनियन और यूएसए के बीच में एक तरह से ग्लोबल स्केल पर इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, मिलिटरीली इस प्रकार के कॉन्फ्लिक्ट थे जो कि मेजर डिस्प्यूट में तो नहीं बदले, लेकिन पूरे के पूरे विश्व को एक तरह से 4-4.5 डेकेड तक उन्होंने प्रभावित किया। तो ये पोस्ट कोल्ड वॉर के जो चेंजेस हैं, जिसको हम शीत युद्ध के बाद के परिवर्तन कहते हैं, उसके नाम से जाने जाते हैं। उसके एस्पेक्ट में यूएसए की जो हेजीमनी है यानी अमेरिका का जो प्राधान्यता है उसको भी ध्यान में दिखाया जाता है। जैसे यूएस किस किस चीज में अपना प्राइमरी रोल प्ले करता है, चाहे वो ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस में उसकी द्वारा दिया गया फंड, या फिर वहां पर उसकी जो रिप्रेजेंटेशन है उसकी स्ट्रेंथ, या मिलिट्री के ऊपर किया जाने वाला खर्च, या फिर जो ग्लोबल बॉडीज हैं, या फिर ग्लोबल जो जियोग्राफीज हैं वहां पर खुद के द्वारा किए गए कई सारे सैन्य ऑपरेशंस, इनको वहां पर देखा जाता है। तो एक ग्लोबल हेजीमनी के क्या कारण थे, ग्लोबल हेजीमनी के कारण यूएसए ने क्या किया, वहां पर क्या अच्छा किया, क्या गलत किया, इसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे। जैसे अगर हम ऑपरेशन एंड्योरिंग फ्रीडम के बारे में बात करें तो 2001 में जो कि वहां पर यूएसए में जब टेरर स्ट्राइक हुई तो उन्होंने इराक और अफगानिस्तान में अलकायदा के नेटवर्क को मिटाने के लिए जो जो भी काम किए वो एक तरह से उनकी प्राधान्यता यानी उनकी हेजीमनी का ही एक परिणाम था। अगर हम वैश्विक बॉडी WTO का निर्माण हुआ तो 1991 में WTO जो बना उसका भी एक तरह से मकसद यही था कि भाई कैसे यूएसए की अगुवाई में इस प्रकार का एक मतलब इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन खड़ा हो जो कि यूएस के इंटरेस्ट का और अन्य कंट्रीज के इंटरेस्ट को साथ में लेकर के चले, जिसकी वजह से यूएसए की जो लीडरशिप है वो सामने आए। तो इन प्रकार की चीजों को हम आपके जो नेक्स्ट क्लासेस लाएंगे उसमें हम आपको बताएंगे, लेकिन मेरा बताने का यहाँ पर ये है जिसकी वजह से ये टॉपिक आपको रट जाए और व्हेन यू गो इनटू दी रीडिंग न्यूज़पेपर्स या रोजाना कोई भी आप डिस्कशन पढ़ें तो आपको सिलेबस के पहलू पता रहें। बाद में बात आती है बहुध्रुवीयता की यानी मल्टीपोलैरिटी की। तो ये जो होता है यानी एक सिंगल पोल का मतलब या कंट्री या कोई भी ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो कि पूरे विश्व के अफेयर्स को या तो खुद ड्राइव करे या उनको चेंज करने की क्षमता रखे, इससे पोलैरिटी प्रदर्शित होती है। अब ऐसा कौन होगा? ऐसा वही होगा जिसकी क्रेडिबिलिटी हो, जिसके पास वो माइट हो यानी वो शक्ति हो, चाहे वो इकोनॉमिक स्ट्रेंथ हो, उसकी आर्थिक क्षमता हो, चाहे वो उसकी पॉलिटिकल स्ट्रेंथ हो, चाहे वो उसकी मिलिट्री की स्ट्रेंथ हो, तभी तो वो जो खुद चाहेगा वो कर पाएगा। तो जैसे मान लो कोल्ड वॉर के टाइम में कहा जाता था कि बाइपोलर वर्ल्ड था जिसमें एक जो गुट था वो यूएसए का, दूसरा गुट जो था वो यूएसएसआर का यानी सोवियत संघ का। लेकिन जैसे ही ये विघटन होता है तो फिर सारी व्यवस्था जो है वो यूएसए के पास में आ जाती है। लेकिन उसके बाद में ऐसे हालात बनते हैं जहां पर रशिया थोड़ा सा अपना प्रभुत्व करता है, चाइना अपने एस्पेक्ट में करता है, यूरोप के यूके या फिर जर्मनी या फिर फ्रांस जैसे अपने स्फेयर में करते हैं, यूएसए तो अपने स्फेयर में करता है, इंडिया जैसे जो कंट्री है वो अपने स्फेयर में करते हैं। तो एक तरह से मल्टीपोलैरिटी का यानी बहुध्रुवीयता का विश्व वहां पर अपने को दिखने लगता है। ये मल्टीपल एस्पेक्ट में है, इकोनॉमी, मिलिट्री, टेक्नोलॉजी, स्पेस पावर, हर किसी चीज में। फिर बात आती है ग्लोबल पॉलिटिकल इकोनॉमी की यानी वैश्विक जो राजनीतिक अर्थव्यवस्था है। इसमें चाहे आपके व्यापार के समझौते हों, चाहे वो आपका व्यापार कैसे होता है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट किस तरीके से हो रहे हैं उनके ऊपर बात करी गई हो, वैश्विक जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी रिलेवेंस हो, या फिर जो क्षेत्रीय संगठन खड़े किए जा रहे हैं उनको क्यों खड़ा किया जा रहा है, क्या उनकी रिलेवेंस है वो हो। तो ये सब जो है हमारे सिलेबस में कवर किया गया है। सिलेबस काफी वास्ट है अगर आप समझेंगे, लेकिन काफी ईजी भी है बिकॉज
अगर आपको ये पता पहले से रहेगा, इफ़ यू नो इट बिफोर हैंड, तो जो भी आप पढ़ेंगे उसके बारे में आपकी आंखें जो हैं बिल्कुल एक तरह से लगेगा कि हाँ यार ये मैंने पहले पढ़ा हुआ है, ये सिलेबस का भी पार्ट है, इसलिए आई नीड टू डिवोट मोर टाइम टुवर्ड्स इट, आई नीड टू प्रिपेयर सम नोट्स, आई नीड टू फाइंड आउट समथिंग दैट कैन बी यूजफुल फॉर से इन मेंस एग्जामिनेशन और इन इंटरव्यू एग्जामिनेशन। फिर बात आती है इंटरनेशनल टेररिज्म की, यानी अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद। आतंकवाद आप जानते हैं कि भारत इसके बारे में काफी आवाज उठाता है, बिकॉज इंडिया हैज बीन वन ऑफ द प्राइमरी टारगेट ऑफ दिस टेररिज्म। और उसमें भी विभिन्न जो टेररिज्म के प्रकार हैं, चाहे वो मतलब बायो टेररिज्म से रिलेटेड हो, चाहे वो ISIS का ऑर्गेनाइजेशन हो, अलकायदा का ऑर्गेनाइजेशन क्या है, हिजबुल मुजाहिदीन, या फिर ये जो अटैक करते हैं जैश ए मोहम्मद, भारत में उनका क्या स्वरूप है। तो ये सब प्रकार के, या फिर उनको फाइनेंसिंग कैसे की जाती है, उनके फाइनेंसिंग को रोकने के लिए कौन सा नेटवर्क है, ये सब वो है उसके बारे में पूछा जा सकता है। इवन टेररिज्म के डेफिनेशन ही पूछी जा सकती है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टेररिज्म, हाउ डू यू डिफाइन टेररिज्म, व्हाट काइंड ऑफ टाइप्स आर देयर, ग्लोबली जो है कौन कौन सी ऐसी ट्रीटीज रही हैं जो कि टेररिज्म से लड़ने के लिए डील करती हैं, तो ये उसमें पूछा जाता है। दूसरा टॉपिक हम देखते हैं तो भारतीय विदेश नीति के बारे में पूछा गया यहां पर, जिसके निर्धारक तत्व और विशेषताओं के बारे में बात हुई है, यानी उसके डिटर्मिनेंट्स और उसके एट्रीब्यूट्स क्या हैं इंडियन फॉरेन पॉलिसी के, उसके बारे में पूछा गया है। तो किसी भी विदेश नीति देश की जो होती है वो बेसिकली वो देश जो भी उसके बाहर के कंट्रीज हैं उनके साथ में उसके संबंध कैसे रहेंगे वेरियस मोर्चे पर, आर्थिक, राजनीतिक, आपके पीपल टू पीपल टाइज, कल्चरल रिलेशन, ह्यूमन एंगल उसमें कैसा रहेगा, इन्वेस्टमेंट की क्या टाइज रहेगी, ट्रेड का क्या आपका रिलेशन रहेगा, टेक्नोलॉजी के बारे में आपका क्या रिलेशन रहेगा, ये जितने भी जो डायमेंशन होते हैं उनका स्वरूप क्या होता है, उनका बेसिस क्या होता है, उसके बारे में डिस्कशन है। और भारतीय फॉरेन पॉलिसी के बारे में पूछा गया है, तो फिर वहां पर पंचशील जैसे जो सिद्धांत हैं, किसी अन्य कंट्री के आंतरिक मामलों में, इंटरनल अफेयर्स जो हैं उसमें कोई भी दखल अंदाजी ना करें, यानी नॉन इंटरफेरेंस इन इंटरनल अफेयर्स ऑफ अ पर्टिकुलर कंट्री, नॉन अग्रेशन की फीलिंग, यानी हम किसी के साथ में जो हैं उसके विस्तारवादी रूपों के रूप में या फिर हम उसके ऊपर अटैक करें, ऐसी भावना हमारी नहीं है। हमारा जो ये रहता है कि भाई हम पीसफुल या डिप्लोमेटिक मामले से ही प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकल आए। तो ये जो है वो भारत की फॉरेन पॉलिसी की एक पिक्चर प्रस्तुत करते हैं। तो इसके डिटर्मिनेंट और जो भी विशेषताएं हैं उनके बारे में भी हम आपके लिए वो टॉपिक लाएंगे। और ये समझाने का मकसद इतना है हमारा कि टुमारो इफ यू नीड टू राइट एनी ऑफ द आंसर ऑफ अ पर्टिकुलर क्वेश्चन, तो वो आपको वो चीजें पता रहे कि हाँ ये मैंने कहीं ना कहीं पढ़ा था, इसके लिए आई कैन प्रोड्यूस दिस आंसर। फिर बात आती है कि भाई इंडिया के जो रिलेशन है मेजर पावर्स के साथ में और नेबरिंग कंट्रीज के साथ में, वो भी पूछा जाएगा, यानी भारत के पड़ोसी देशों के साथ और प्रमुख वैश्विक शक्तियों के साथ में रिलेशन। अब पड़ोसी देशों के बाद साथ में अगर बात करते हैं तो सार्क कंट्रीज, जिसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान, म्यांमार, आपका बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव और इंडिया, ये कंट्रीज आते हैं। बिम्स्टेक के बारे में पूछा जा सकता है, जो कि बे ऑफ बंगाल का जो हमने सार्क का रिप्लेसमेंट करके एक तरह से उसको हमने डेवलप करने की कोशिश की। भारत के इंडिविजुअल कंट्रीज के साथ में रिलेशन आ सकते हैं, जिसमें इवन चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, मालदीव या फिर हमारा श्रीलंका, या फिर एशियन कंट्रीज के बारे में जो कि हमारा थोड़ा सा एक्सटेंडेड नेबरहुड है, उसके बारे में पूछ लिया जाएगा। वहां पर पूछा जो जाएगा वो ये कि भाई फिलहाल में अगर मान लो कोई भी बाउंड्री का डिस्प्यूट है, वो क्यों है, क्या डिस्प्यूट है, ये क्या अवसर हैं रिलेशनशिप में, आर्थिक संबंधों को इंप्रूव करने के लिए क्या किया जा सकता है, यानी ये सारी चीजें जो हैं वहां पर पूछी जाएंगी। अगर मेजर पावर्स के बारे में बात करें तो रशिया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, US, UK, चाइना, जापान, साउथ कोरिया, इनके जो रिलेशन हैं उनके बारे में पूछा जा सकता है कि भाई भारत के USA के साथ में रिलेशंस में थोड़े दिनों से कई सारी दिक्कतें चलती आ रही हैं, या भारत और US के रिलेशन को आप पाकिस्तान के एंगल से किस तरीके से देखते हैं, या फिर भारत और अगर US और चाइना के बीच में अगर बोन होमी बढ़ती है, वार्मथ बढ़ती है, दोनों के बीच में गर्मजोशी बढ़ती है, तो भारत के ऊपर इसका क्या फर्क पड़ सकता है। या फिर अगर सैंक्शंस लगाए जाते हैं US के द्वारा, ट्रेड यानी आर्थिक रूप से अगर भारत के ऊपर पेनल्टीज इंपोज करी जाती हैं, तो रशिया और भारत की रिलेशनशिप उससे कैसे इंपैक्टेड हो सकती है, ये डायमेंशन उसमें कवर किए जाएंगे। तो हमारा प्रयास ये रहेगा कि इन द नेक्स्ट लेक्चर्स व्हेनेवर वी विल बी टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर सीरीज, वी वुड बी ब्रिंगिंग यू दीज टॉपिक्स दैट कैन बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू टू गेन नॉलेज। और वहां पर आपको जो भी टॉपिक समझाए जाएंगे उसका मकसद हमारा ये रहेगा कि सिलेबस के एक एक पहलू से जो है आपको चीजें समझाई जाएं। बाद में बात आती है कि भाई इंडिया का जो डायस्पोरा है या
फिर कल्चरल डिप्लोमेसी है, यानी प्रवासी भारतीय जो समुदाय हैं या जो सांस्कृतिक कूटनीति है, उसने भारत की फॉरेन पॉलिसी में किस प्रकार की कंट्रीब्यूशन दिया है। जैसे मान लो अगर हम बात करते हैं, जैसे प्रधानमंत्री किसी भी कंट्री गए और वहां पर जैसे अभी नेदरलैंड में हैं, और या मान लो अगर कहीं पर मान लो यूएसए में हैं, या फिर मान लो अभी चाइना गए हुए हैं, या मान लो अभी जापान गए हुए हैं, और वहां पर कोई ना कोई हमारी चीज जो कि उन्होंने वहां से मान लो लेके गए, कोई भी एम्पायर के बारे में बात हो जाए, छोला डायनास्टी या कोई भी ऐसी चीज, तो उसको वापस लाना भी वो हमारी सांस्कृतिक रिलेशनशिप का ही परिणाम है। या जब हम बात करते हैं कि भाई बौद्ध धर्म के बारे में बात हो रही है, अगर चाइना जा रहे हैं, मंगोलिया ही जा रहे हैं, या उनके जो हमारे रिलीजन हैं उनके बीच में आपस में कैसे कोलेबरेट हो सकता है, जो हम जिस तरीके से जिंदगी जीते हैं। सिटी के बारे में आपने कंट्रीब्यूशन समझा होगा, जब जापान का क्योटो जो शहर है उसको हमारे वाराणसी की तरह कैसे, वाराणसी को क्योटो की तरह कैसे डेवलप किया जाए, ये सब कुछ यही बताने का परिणाम है कि भाई हमारी जो कल्चरल डिप्लोमेसी है उसका भारत की फॉरेन पॉलिसी में क्या योगदान रहे। इसी तरीके से भारतीय समुदाय के जो भी लोग रहते हैं बाहर, उनके द्वारा भारत की तरक्की में, चाहे वो आर्थिक तरक्की हो, चाहे वहां पर सरकार के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर प्रक्रियागत जो चेंजेस लाए जा रहे हैं उनके बारे में बात हो, या उस देश की सरकार भारत के खिलाफ कोई ऐसी पॉलिसी ना बनाए, उसके लिए जो है उनका कॉन्ट्रीब्यूशन हो, ये सब भारतीय समुदाय के द्वारा जो भी प्रयास अन्य कंट्रीज में भारत की फॉरेन पॉलिसी के लिए एक उपयुक्त माहौल बनाने के लिए किए जा रहे हैं, उसको यह इंगित करता है। फिर बाद में बात आती है कि भारत का जो रोल है रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस में, या जो ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स हैं, यानी वैश्विक मंच हैं या जो क्षेत्रीय मंच हैं, जिसमें यूनाइटेड नेशन का नाम आता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का नाम आता है, यूरोपियन यूनियन का नाम आता है, एशियन कंट्रीज का उसमें जो है वो नाम आता है, इसी के साथ में ब्रिक्स कंट्रीज का नाम आता है, G20, क्वाड, I2U2, ऑकस, दक्षिण, इन सब के बारे में जो है हमें पढ़ना होगा और हम पढ़ेंगे। जैसे यूएन के बारे में पूछा जाए कि हाउ रेलेवेंट यूएन हैज बीन इन दिस टाइम पीरियड, यानी इस समय में अगर हम संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में बात करें तो कितना रेलेवेंट वो अभी रहा है, या फिर WTO की रिलेवेंस कितनी रही है जब अमेरिका के द्वारा जो है कई सारी वैश्विक आर्थिक उसमें ऊपर सैंक्शंस लगाई गई हों, या फिर कई सारे जो क्षेत्रीय ऑर्गेनाइजेशंस बने हैं उनकी वजह से WTO को आप किस तरीके से देखते हैं, या वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है क्या, या इसने किस तरीके का योगदान दिया, या मान लो उसमें कई प्रकार के ट्रिप्स या ट्रिम्स एग्रीमेंट के बारे में बात करें, एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर क्या है, मोस्ट फेवर्ड नेशंस का एग्रीमेंट हुआ, उसका मतलब क्या है, यानी सब सवाल पूछे जा सकते हैं। इसी तरीके से यूरोपियन यूनियन, ये जो मैंने नाम लिए उनको भी हम कवर करेंगे। इंडियाज लीडरशिप इन क्लाइमेट एंड ग्लोबल डिप्लोमेसी, जिसमें कॉप जो समिट होती हैं, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, ISA, मिशन लाइफ, इनके बारे में पूछा जाएगा। यानी हरित कूटनीति और जलवायु की कूटनीति में भारत का क्या नेतृत्व रहा है, जहां पर आपने पेरिस सम्मेलन के बारे में पढ़ा, या फिर जैसे भारत में अगर कोई समिट हुई हो या फिर कहीं पर और कहीं समिट हुई हो, उसके क्या परिणाम आए, भारत ने अपनी क्या भूमिका निभाई, वैश्विक जो अन्य कंट्रीज हैं वो किस तरीके की भूमिका निभा रहे हैं, उनके द्वारा किए गए प्रयासों से क्या हो रहा है या क्या करने की अभी जरूरत है, या किस तरीके से भारत उसमें जो है अपने आप को एक लीडरशिप के तौर पर ला रहा है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस को भारत ने गठित करके क्या किया, ये सब जो हैं वो आपको सिलेबस में पूछे जाएंगे। तो एक तरह से सिलेबस काफी वास्ट है बट अनकवरेबल नहीं है, यानी कवर उसको आराम से कर सकते हैं। जरूरत जो है वो ये है कि आप जो भी पढ़ें वो कान खोल करके पढ़ें, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ें, एंड वेन एवर यू रीड समथिंग आपका दिमाग जो है वो वहीं पर ही रहे। इसी तरीके से कंटेम्प्रेरी जो स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव्स हैं भारत की फॉरेन पॉलिसी में, जो कि समकालीनिक रणनीतिक उपक्रम के बारे में बात करती हैं, ये सब आपको समझाया जाएगा कि ये क्या है, किस तरीके से इसको प्रमोट किया जा रहा है, भारत की विदेश नीति में पहले क्या था, अब किस प्रकार से नई उसमें ऊर्जा झोंकी जा रही है। अगर नॉर्वे के रिलेशनशिप के बारे में बात करें तो अगर 43 इयर्स के बाद में वहां पर प्राइम मिनिस्टर गए हैं तो उसकी अपनी उपयोगिता है। 43 इयर्स सिंस इंडियन प्राइम मिनिस्टर वेंट टू दैट पर्टिकुलर कंट्री, और वो कंट्री जो कि बहुत सारे सॉवरेन वेल्थ फंड रखता हो और भारत में उसको इन्वेस्ट करता हो। तो इस प्रकार की जो चीजें करी जा रही हैं जिसकी वजह से हम फॉरेन जो हमारी पॉलिसी है उसको और ज्यादा एक इम्पेटस प्रोवाइड करें, यह है आपका पूरा सिलेबस उसमें दर्शाया गया है। तो हम इस सब को कवर करेंगे, बिलीव मी, एंड वी विल बी डेफिनेटली मेकिंग श्योर दैट वॉट एवर वी प्रेजेंट टू यू इज गिविंग यू एनफ कॉन्फिडेंस, इसकी वजह से आप वो आंसर्स भी लिख पाएं या इंटरव्यू में भी आप वो आंसर दे पाएं। अब हम थोड़ा सा आपको बता देते हैं कि क्वेश्चंस किस तरीके से, यानी PYQs किस तरीके से पूछे गए हैं। 2013 का मैं बात करूं, इसके आगे हम 16, 18 वगैरह के बारे में बात करने वाले हैं। तो देखिए 2 नंबर के सवाल, 5 नंबर के सवाल और 10 नंबर के सवाल पूछे जाते थे, जहां पर 20 वर्ड्स,
50 वर्ड्स या 100 वर्ड्स में जो है आपको लिखना होता था। ये उस दौर की कहानी है जहां पर जैसे पूछा गया कि वैश्विक स्तर पर क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग हेतु 3 संघों के सिंपल से आपको नाम लिखने, यानी नेम एनी 3 यूनियंस विच आर सेट अप फॉर रीजनल कोऑपरेशन एट द ग्लोबल लेवल। अब वैश्विक तौर पर WTO के बारे में आपने सुना, लेकिन जैसे मान लो ओपेक कंट्री हैं, जैसे मान लो आपकी OECD कंट्रीज हैं, जैसे मान लो आपका यूरोपियन यूनियन है, जैसे आपका एशियन ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे मर्कोसर जो एग्रीमेंट हुआ वो है, या एशिया पैसिफिक जो इकोनॉमिक काउंसिल यानी एपेक जो कंट्रीज हैं वो हैं, या साफ्टा यानी साउथ अफ्रीकन कंट्रीज के बीच में जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, या नाफ्टा अगर हम बात करें नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। ये वो बॉडीज हैं जिसके बारे में हमने कई बार चर्चा की है। तो इनका ऑर्गेनाइजेशन का ये जो है कंट्रीब्यूशन या उनका नाम इत्यादि के बारे में हम वहां पर बात कर सकते हैं। इसी तरीके से पूछा गया, जैसे अब ये हम सब आगे बताएंगे, मैं तो आपको बता रहा हूं कि सवाल कैसे पूछे जाते हैं। बात आती है कि डेंजर ऑफ टेररिज्म इन टुडेज वर्ल्ड। अब टेररिज्म की वजह से आपको पता है शांति को, सुरक्षा को, यानी पीस, सिक्योरिटी, डिफेंस, इकोनॉमिक सिक्योरिटी, कम्युनिकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर को खतरा, ये सब रहता है। कंट्रीज के बीच में आपस में कई बार जब ऐसे कॉन्फ्लिक्ट होते हैं तो आपस में जो है तनाव इतना बढ़ जाता है कि एक दूसरे का एयर स्पेस भी एक तरह से वो नहीं देते, जिसकी वजह से देखा जाता होगा ना कि हवाई ट्रेवल भी कई बार इतनी ज्यादा महंगी और इतनी ज्यादा समय वाली बन जाती हैं। यानी क्या क्या प्रभाव वहां पर होते हैं। घरेलू राजनीतिक संघर्ष खड़ा हो सकता है, सिविल वॉर खड़ा हो सकता है, कम्युनलिज्म की एक तरह से थ्रेट वहां पर खड़ी हो सकती है। लोगों को अगर इंफ्रास्ट्रक्चर या उनकी नौकरी पर नुकसान होता है तो गरीबी की अंधेर में जो है उनको धकेला जा सकता है। ये वो सब परिणाम हैं जो कि टेररिज्म की वजह से होते हैं। तो दिस काइंड ऑफ डेंजर यू कैन राइट। क्या अब टेररिज्म होता है, कहां पर क्या होता है, ये हम आपको आगे समझाने वाले हैं। मेरा मतलब ये है कि आप ये समझ जाएं कि किस प्रकार की जो है चीजें आपसे पूछी जाती हैं। इसी तरीके से ब्रिक्स कंट्रीज के बारे में आप क्या समझते हैं, तो सिंपली सब पूछा गया है। ये 2013 के बारे में बात है, यानी व्हाट आर द ब्रिक्स कंट्रीज। अब ब्रिक्स कंट्रीज के बारे में आप ऑर्गेनाइजेशन का नाम ले सकते हैं कि दिस इज व्हाट द ब्रिक्स कंट्रीज स्टैंड्स फॉर, या दीज आर द कंट्रीज व्हिच आर पार्ट ऑफ द ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन, या दिस इज हाउ वी टेक द ग्रुपिंग। या जैसे मान लो अगर आज के समय में आप लिखना चाहें तो इसका जो है वो अब और प्लस रूप सामने आया है, जहां पर और कंट्रीज ने जो है इसको ज्वाइन कर लिया है। इसकी इकोनॉमिक वो क्या बोलते हैं कैपेसिटीज अब इतनी हो गई है, जीडीपी को इतना रिप्रेजेंट कर रहा है, पॉपुलेशन को इतना रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सब हम उससे ही बता पाते हैं। बात आती है वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस व्हिच डील विद द प्रॉब्लम ऑफ इंटरनेशनल लिक्विडिटी, यानी इस प्रकार के अंतरराष्ट्रीय संगठन जो कि अंतरराष्ट्रीय तरलता का समाधान प्रस्तुत करते हो, उसका हमें जो है नाम बताना है। केवल सिंपल ऑर्गेनाइजेशन। अब इंटरनेशनल लिक्विडिटी को आपको सिंपल सा पता है कि IMF जैसे जो संस्थान हैं, या अगर हम सेक्टरी रूप से देखें तो जो हमने न्यू डेवलपमेंट बैंक और उसके तहत जो हमारी क्रेडिट फैसिलिटीज हमने डेवलप की हैं, ये ऐसी चीजें हैं जो कि अगर किसी को भी तरलता की समस्या आती है तो उससे वो डील करने के बारे में कोशिश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे कोऑपरेशन अमंग इंडिया एंड एशियन कंट्रीज इज इंपॉर्टेंट, व्हाई, उसको हमें एनालाइज करना है कि भाई इंडिया और एशियन कंट्रीज के रिलेशन, चाहे वो इकोनॉमिक फील्ड में हो, पॉलिटिकल फील्ड में हो, कल्चर के फील्ड में हो, इन्वेस्टमेंट के टाइज के फील्ड में हो, ट्रेड के रिलेशंस हो, या फिर टेक्नोलॉजी का कोलेबोरेशन हो, पीपल टू पीपल टाइज हो, ये टेक्नोलॉजी और इवन स्मार्ट सिटीज या इनके बीच में हो, ये किस तरीके से इंपॉर्टेंट है। या फिर चाइना के एस्पेक्ट में भी हम बात करें, इंडो पैसिफिक के एस्पेक्ट में हम बात करें, तो ये सब जो है वहां पर आपको डायमेंशन लिखनी है। तो ये डायमेंशन आपको तब समझ में आएगी जब आप इसको सुनेंगे हमसे। लेकिन एक चीज मैं कह दूं कि ये अगर पता है आपको कि भाई क्वेश्चन का प्रारूप कैसे रहा है, तो जब आप अपने आप का तैयारी आप लंबी करते हैं तो फिर आप अपने आप को अट्यून्ड कर लेते हैं उसकी तरह। जैसे अपन कोई भी म्यूजिक सुनते हैं ना, तो म्यूजिक में कोई भी FM चैनल को हम ट्यूनिंग करते हैं ना, तो आपकी ट्यूनिंग भी इसी तरीके से हो जाएगी कि हाँ, इस प्रकार के सवाल पूछे गए हैं, इस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं और हमें इस तरीके से पढ़ना चाहिए। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इंडिया की जो करंट फॉरेन पॉलिसी है वो अपने नेबर्स के फिलहाल किस तरीके से रही है पड़ोसी देशों के साथ में, उसकी व्याख्या कीजिए। और ये तब का सवाल है जब 2013 में, हो सकता है उस समय हालात अलग हो। क्वेश्चन अब पूछा जाए तो आप देख लीजिए कि चाइना, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मालदीव, श्रीलंका, इनके साथ में हमारे रिलेशन इस समय किस तरीके के हैं, क्या कर रहे हैं, कोई कॉन्फ्लिक्ट है तो उसको भारत ने दूर करने के लिए क्या प्रयास किया है, कॉन्फ्लिक्ट अगर जनरेट हुआ है तो वो कॉन्फ्लिक्ट क्यों जनरेट हुआ है, कई बार बॉर्डर क्राइसिस की वजह से भी ऐसा होता है। तो ये सब आप वहां पर याद रखें और इस तरीके से अपना जवाब दें। बात आती है 2000 और
16 के पेपर की, तो देखिए इसमें येकातेरिनबर्ग जो एक समिट हुई थी 2009 में, और वो भी जब 2008 का ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, तो उस समय इस समिट के कारण क्या क्या ऐसी चीजें हुई जो कि ग्लोबल क्राइसिस से लड़ने के लिए जो ब्रिक्स कंट्रीज का जो एफर्ट था, क्योंकि ब्रिक्स आपके सिलेबस में है, तो ब्रिक्स कंट्रीज का जो ये ग्रुपिंग थी उसने क्या वहां पर प्रयास किए, जिसकी वजह से जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस उस समय हुआ था, अंतरराष्ट्रीय वैश्विक जो संगठन जो संकट खड़ा हुआ था, उससे भारत कैसे सक्सेसफुली डील करे, उसको जो है बताने की कोशिश यहां पर आप कर सकते हैं, उसकी प्रासंगिकता के बारे में। इसी तरीके से G20 कंट्रीज की जो रिलेवेंस है यानी प्रासंगिकता पूछी गई है। सो सबसे पहले वी शुड नो व्हाट इज G20 कंट्रीज, G20 कंट्रीज क्यों बने, इसी के साथ जो G7 ऑर्गेनाइजेशन है उसके कंपैरिजन आप कर सकते हैं। इसी तरीके से G20 कंट्रीज क्या कर रहे हैं, फाइनेंशियल स्फीयर में क्या कर रहे हैं, टेररिज्म से रिलेटेड चीजों से लड़ने के लिए क्या कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करने के लिए क्या कर रहे हैं, इंक्लूसिव और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए वो क्या कर रहे हैं, ये आपको प्रासंगिकता में वहां पर लिखना है। इवन क्लाइमेट चेंज के बारे में भी उनका जो कंट्रीब्यूशन है आप वहां पर वो लिख सकते हैं, बशर्ते आपको ये तभी आएगा जब आपने लेक्चर से तो सुने हो या वो चीजें पढ़ी हो। अब चूंकि आपको क्वेश्चंस पता हैं तो आप आराम से जो है इसका जवाब वहां पर दे दें। इसी तरीके से बात आती है कि व्हाट आर द चैलेंजेस दोज आर कन्फ्रंटिंग द सार्क एट प्रेजेंट, यानी सार्क के सामने क्या क्या चुनौतियां हैं। सार्क वो ऑर्गेनाइजेशन है जो कि साउथ एशिया में इस प्रकार का एक रीजनल कोऑपरेशन को प्रमोट करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था, और एक तरह से कोशिश करी गई थी कि यूरोपियन यूनियन या फिर जो एशियन कंट्रीज के माध्यम से जो उनमें हम लेवल ऑफ कोऑपरेशन देखते हैं, अगर हमारे साउथ एशिया में ऐसा अगर खड़ा हो जाए तो आर्थिक रूप से हम और ज्यादा मजबूत बनेंगे, आपस में व्यापार की अपॉर्चुनिटीज को बढ़ाएंगे, आपस में एक दूसरे की इंटरडिपेंडेंसीज बढ़ेंगी। तो ये जो टेररिज्म का यूज किया जाता है पाकिस्तान जैसे कंट्रीज के द्वारा, या फिर आपस में जो अस्थिरता है या फिर रिलेशनशिप में जो दिक्कतें हैं वो अपने आप सॉर्ट आउट हो जाएंगी। वैश्विक संगठनों के साथ में जब हम क्षेत्रीय संगठनों पर भी हमारा रिप्रेजेंटेशन देंगे तो आपस में उस टेबल पे बैठ करके जब हम बात करेंगे तो हमें बात करने की जो एक मैकेनिज्म है वो भी मिलेगा, एक मंच मिलेगा, और उसकी वजह से भी हम आगे जो है ये प्लेटफॉर्म डेवलप कर पाएंगे। बात आती है कि इंडिया का जो रेस्पॉन्स है चाइना की एक्टिविटीज के बारे में, साउथ चाइना सी यानी दक्षिण चीन सागर में जो चीन की गतिविधियां हैं उसके प्रति भारत की प्रतिक्रिया की भी विवेचना यहां पर की गई है। यानी भारत ने जो भी उस समय, ये बात है जब परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने एक डिसीजन दिया था साउथ चाइना सी के बारे में, और उसमें जो है फिलीपींस यानी फिलीपींस के जो आइलैंड हैं या जो जियोग्राफिकल स्पेस है वहां पर जो चाइना अपना आधिपत्य जमाने की कोशिश कर रहा था, उसके बारे में चाइना के अगेंस्ट में वो डिसीजन आया था। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉज ऑफ द सी यानी UNCLOS की जो ट्रीटी है उसके फेवरेबल रुख अपनाते हुए जो है वो फिलीपींस के फेवर में रुख आया था, डिसीजन आया था, हालांकि उसको चाइना ने नहीं माना। तो उसमें भारत का एक तरह से वो पूछा गया है कि वो रेस्पॉन्स क्या रहा था उस समय, उसकी आपको विवेचना करनी है। तो भारत ने भी, चूंकि आप हमेशा जानते हैं कि हमने हमेशा कहा है कि जो भी ग्लोबल बॉडीज हैं या ग्लोबल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके द्वारा जो भी चीजें सामने लाई जाती हैं उनका सम्मान सबको करना जरूरी होता है। फिर बात आती है कि व्हाट आर द मेजर फीचर्स ऑफ पेरिस एग्रीमेंट, यानी COP21 का जो पेरिस एग्रीमेंट है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, इसके जो है पेरिस समझौते की विशेषताएं बताइए। अब जब हम ये बात करते हैं तो उस समय अगर कोई ऐसा हुआ होगा तो उसके तो पॉइंट आपको पता ही रहते हैं, तो आराम से आप उसका आंसर दे सकते हैं। बात आती है 2018 के पेपर की, तो वहां पर आप देखिए को क्या पूछा गया, ऑपरेशन एंड्योरिंग फ्रीडम, 2 नंबर के बारे में 5 नंबर के सवाल या 10 नंबर के सवाल, उस समय का ही ये युग है। अब की बार ये 5 और 10 नंबर के पूछे जाएंगे, तो थोड़ा सा आप ये मान के चलें कि जैसे मान लो ऑपरेशन एंड्योरिंग फ्रीडम वहां पर सिंपल सा पूछा गया कि स्पष्ट करें इसको क्या है, या वहां पर पूछा जाएगा अब की बार कि भाई ऑपरेशन एंड्योरिंग फ्रीडम क्या था, या फिर इसके बारे में आप विवेचना कीजिए, या फिर ईरान में जो करा गया है उसमें और इसमें क्या फर्क था, तो ये, या यूएस की हेजीमनी उससे कैसे इंपैक्टेड रही, तो इस प्रकार की उसमें जो है अब सवालों में परिवर्तन आपको देखने को मिल सकता है। भारत का जो स्टैंड था इंटरनेशनल इनिशिएटिव्स ऑन क्लाइमेट चेंज यानी जलवायु परिवर्तन पर जो भी अंतरराष्ट्रीय पहल हुई है उसमें भारत का क्या रुख रहा है, तो भारत ने तो हमेशा कहा है कि भैया कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रेस्पॉन्सिबिलिटीज होनी चाहिए। अब ये क्या है कि भैया हर कोई कंट्री जो है डेवलप कंट्रीज वो अपने हमारे से पहले डेवलप हो गए, तो क्यों नहीं हम उनको उनसे ज्यादा, यानी क्लाइमेट को जिसने पल्यूट किया है वो ही पे करे,
वो अपनी मनी भी दे और वो अपनी टेक्नोलॉजी भी साझा करे किन कंट्रीज के साथ में जो कि अब डेवलप हो रहे हैं। तो एक तरह से ये रहा है, या फिर जो भी कंट्रीज कमिटमेंट करते हैं वो कमिटमेंट को फॉलो भी करें, भारत ये भी चाहता है, यानी अकाउंटेबिलिटी भी मेंटेन होनी चाहिए, जो भी नेगोशिएशंस होती हैं उसमें ट्रांसपेरेंसी भी मेंटेन होनी चाहिए। ऐसी तरीके से जो ग्लोबल बॉडीज हैं जो कि एक प्रकार का टारगेट देती हैं उसको भी हमें ध्यान में रखना है और उनकी भी विवेचना समय पूर्वक होनी चाहिए। तो भारत हमेशा इसका पक्षधर रहा है। हालांकि हम चीजों को डिटेल से और ज्यादा पढ़ेंगे क्योंकि ये डेमो क्लास है जिसमें फर्स्ट में हम आपको ये बता रहे हैं कि हाउ वी आर गोइंग टू प्रोसीड, व्हाट यू नीड टू डू एंड व्हाट यू नीड नॉट टू डू। अब बात आती है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का जो एंगल रहा है भारत और चाइना के रिलेशंस में, साउथ ईस्ट एशिया के एस्पेक्ट में। अब साउथ ईस्ट एशिया में कौन कौन से कंट्रीज आते हैं, स्पेशली जो एशियान के कंट्रीज हैं, चाहे वो सिंगापुर से लेकर के मलेशिया, म्यांमार से लेकर के थाईलैंड, वियतनाम से लेकर के लाओस, ये जितने भी जो कंट्रीज हैं उनके एस्पेक्ट में हमें ये रिलेशनशिप को देखना है कि भैया जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का जो क्या एंगल है इनके रिलेशनशिप में वो हमें समझाना है। यहीं पर हम जापान और साउथ कोरिया के बारे में बात कर सकते हैं कि भैया दिस इज हाउ द यूएस व्हिच हैज बीन अ पार्टनर या अलाइज ऑफ दीज पर्टिकुलर कंट्रीज, या एशिया पैसिफिक का एक जो सिक्योरिटी फ्रेमवर्क है उसके एस्पेक्ट में भारत और चाइना के रिलेशन को देखना है। वहां पर इंडो पैसिफिक के बारे में भी आप बात कर सकते हैं, ये भी हम चीजों को आगे डील करेंगे। इसी तरीके से ब्री एग्जिट, इंडिया और यूरोपियन यूनियन के रिलेशंस के ऊपर इसका क्या फर्क पड़ेगा। देखिए, ब्रिटेन जब यूरोपियन यूनियन से बाहर निकला तो इस घटना को ब्री एग्जिट कहा गया। ब्रिटेन भारत का एक तरह से बहुत बड़ा गेटवे माना जाता था यूरोपियन यूनियन के अन्य कंट्रीज के साथ में रिलेशंस को स्टेबलाइज करने में या रिलेशंस को प्रमोट करने में। तो जब ब्रिटेन खुद ही वहां से बाहर हो गया तो फिर भारत के रिलेशनशिप को अन्य कंट्रीज के ऊपर अब जो है वो डाइवर्सिफाई करने की जरूरत थी, चाहे जहां पर फ्रांस हो या फिर अन्य कोई कंट्रीज, इटली के माध्यम से भी हो सकता है, जर्मनी के माध्यम से भी जो है उसको करने का प्रयास किया गया। तो ये जो शिफ्ट हुआ भारत की फॉरेन पॉलिसी में, इसको जो है यहां पर आपको लिखना है। दूसरा, चूंकि जब यूरोपियन यूनियन से बाहर निकल रहे हैं तो इसका मतलब आप द्विपक्षीय संबंधों पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। अब द्विपक्षीय संबंध यूके के साथ में, चाहे वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो, चाहे वो मिलिट्री टू मिलिट्री टाइज हो, चाहे वो टेक्नोलॉजिकल टाइज हो, इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज हो, इवन ये जो इनोवेशन या स्टार्टअप के बारे में आपकी बातें हो, तो उसको भी आपको एंगल को यहां पर टच करना है। ये क्या उसमें होगा मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि क्वेश्चंस आपको पता रहे, जिसके कारण हम जो नेक्स्ट लेक्चर्स लेके आए उसमें आप क्वेश्चंस के डायमेंशन भी आप ध्यान रखें और आपको समझना क्या है उसको भी आपको पढ़ना होगा। आरएस 2021 में अब्राहम अकॉर्ड के बारे में की पॉइंट पूछे गए। अब अब्राहम अकॉर्ड क्या थे? ये एक तरह से वो कोशिश थी जिसमें मिडिल ईस्ट जो तनाव है उसको परमानेंट तौर पर कैसे सॉर्ट आउट किया जा सकता है, जिसमें जो चिर प्रतिद्वंदी हैं, चाहे वो यूएई हो, सऊदी अरबिया हो, उसके जो रिलेशंस हैं इजराइल के साथ में, उनको कैसे स्टेबिलिटी पे लाया जाए। भले चाहे उतना तो घनिष्ठता उसमें एकदम से नहीं आ सकती, बट जो डाउनग्रेडिंग रिलेशंस की उसको थोड़ा सा अप लाके स्टेबल किया जाए, यानी दीज कंट्रीज आर नॉट प्लेइंग एनीथिंग नेगेटिव रोल या डेविल्स एडवोकेट इन ईच अदर्स स्फेयर या ईच अदर्स अफेयर्स। तो उसको जो है कहीं ना कहीं जगाने की कोशिश करी गई। तो अब्राहम अकॉर्ड यूएस के द्वारा ब्रोकर्ड किए गए थे, जिसमें इजराइल या फिर इसके जो अरब कंट्रीज हैं उनके बीच में माहौल कैसे सुधरे उसकी कोशिश की गई थी। या फिर थर्ड क्या है, अब जैसे हमने S-400 का मिसाइल सिस्टम खरीदा रशिया से, इसी तरीके से वहां पर थर्मल हाई एल्टीट्यूड जो है एक एयर डिफेंस सिस्टम है जो कि यूएस के द्वारा निर्मित है, और इसके जो एलाइज हैं यूएस के, जिनको की मिलिट्री सप्लाई की जाती है यूएसए के द्वारा, चाहे वो जापान, साउथ कोरिया हो, चाहे वो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज हो, इनको जो है ये यूएस अपना थर्ड सिस्टम प्रोवाइड करता है। थर्ड के बारे में भारत को भी बेचने की काफी कोशिश की, लेकिन भारत चूंकि रशिया के साथ में काफी ऐसे मिलिट्री के प्लेटफॉर्म डेवलप कर चुका है, या कई सारे ऐसे एयरक्राफ्ट या अम्यूनिशंस हैं जो कि रशिया से हम आयात करते हैं, जो कि भारत की अभी भी जरूरतों का करीबन 40% के आसपास हम रशिया से ही इंपोर्ट करते हैं। तो उसके मामले में भारत ने जो है S-400 एक बेटर एयर डिफेंस सिस्टम वहां से परचेज किया। तो दोनों को जो है आपको साथ में समझने की इस प्रकार से जरूरत होनी चाहिए। इसी तरीके से 4 मेजर इश्यूज पूछे गए जो कि G20 की जो उस समय रोम समिट हुई थी 2021 में, हालांकि अब इसकी रिलेवेंस नहीं है, लेकिन आपको कहने का मतलब यह है कि 2021 में समिट हुई, 2021 का ही ये स्कीम है। तो आपको अगर ऐसी कोई भी बड़ी कोई G20 या फिर ब्रिक्स कंट्रीज की समिट होती है या फिर यूनाइटेड नेशन का कोई इस प्रकार का सम्मेलन होता है, तो इस प्रकार की चीजें आपको पता होनी चाहिए, उसकी आउटकम या उसके बारे में जो भी बातें हुई, प्रिंसिपल्स के इसके ऊपर बातें हुई, वो आप ध्यान रखें। बात आती है वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड के बारे में, यानी एक सूर्य एक विश्व और एक ग्रिड। इसकी अवधारणा क्या है? तो आपने देखा होगा भारत ने जब इंटरनेशनल सोलर अलायंस की घोषणा की थी, फ्रांस के साथ में मिलकर के हमने जो है एक ऐसा संगठन बनाया था
जिसकी वजह से भारत भी जो है एक ऐसा यूनाइटेड नेशन का ऑर्गेनाइजेशन या उससे एफिलिएटेड ऑर्गेनाइजेशन जिसका मतलब हेडक्वार्टर भारत में हो, और वो भारत की जो ऊर्जा जरूरतों को और ज्यादा डाइवर्सिफाई कैसे किया जा सकता है, ट्रांजिशन कैसे किया जा सकता है, क्लाइमेट चेंज से कैसे लड़ा जा सकता है, कार्बन न्यूट्रल फ्यूचर कैसे देखा जा सकता है, उसको, और पेरिस एग्रीमेंट में जो डील हुई है या जो एग्रीमेंट के जो समझौते हैं उनके मुद्दे के ऊपर कैसे हम अकाउंटेबिलिटी पेश कर सकते हैं, उसका ही एक ये पहल है। तो इसको आपको इस तरीके से स्पष्ट करना था। इसी तरीके से जो स्ट्रेटेजिक रोल है जो कि क्वाड के द्वारा इंडो पैसिफिक यानी हिंद प्रशांत क्षेत्र में जो रणनीतिक भूमिका निभाई गई है, इस क्वाड के बारे में आपको पता है कि भारत, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और जापान, ये कंट्रीज का एक तरह से मिलकर के ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इंडिया और इंडियन और पैसिफिक ओशन दोनों को साथ मिलकर के वहां पर फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, वहां पर जो अन्य टेक्नोलॉजिकल कोलैबोरेशन है, सप्लाई चेन का कोई फ्रैक्चर नहीं हो जाए, ट्रेड रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट रहे, उसको यह प्रदर्शित करता है। और उसी के ही रूप के लिए जो है क्वाड जाना जाता है। तो इसकी उपयोगिता के बारे में वहां पर बात हुई थी। तो ये जो हम क्रिस्टल क्लियर है, आपके लिए चीजें बहुत ही क्लियर हैं, वो ये हैं कि जो भी सिलेबस में लिखा गया है आप उसको ध्यान रखें, और उसके इर्द गिर्द जो भी करंट अफेयर्स में हो रहा है उसको आपको ध्यान रखना है। ग्लोबल स्टेक टेक ये, और इसी के जो मतलब चीजें पूछी गई कि भाई ये क्या है, तो मतलब ये तभी आपको ध्यान रहेगा जब उस समय यानी 2023 का जो पेपर है, अगर उस समय ऐसी कोई भी बात आई हो, तो कहने का मतलब ये है कि यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट whenever you are preparing, current affairs is a very important part. करंट अफेयर्स को आपको कॉन्स्टिट्यूशनल, लीगल, सोशल मुद्दों के साथ में अटैच करना, फॉरेन रिलेशन के साथ में अटैच करना, इस तरीके से देखना चाहिए। वहां पर जो है आपसे सवाल पूछ लिए जाते हैं। इसी तरीके से जब हम बात करते हैं कि देयर इज अ व्यू पॉइंट दैट द फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया इज इन अ डिलेमा, यहां पर पूछा गया है कि यह दृष्टिकोण ऐसा है कि भारतीय विदेश नीति जो है वो दुविधा में है यानी डायलेमा में है। यानी क्या है वो डायलेमा कि शुड वी ज्वाइन द डेवलप्ड नॉर्थ और शुड वी लीड द डेवलप्ड साउथ, यानी क्या हमें जो विकसित उत्तर के देश हैं उनसे जुड़ना चाहिए या दक्षिण के विकासशील देश हैं उनका नेतृत्व करना चाहिए। और इसमें भी पूछा गया है कि आप जो भी विश्लेषण करें उसमें आपके प्लॉजिबल आर्ग्यूमेंट होने चाहिए या समुचित तर्क होना चाहिए। तो जब आप पढ़ते हैं तो आपको पता है कि ग्लोबल साउथ क्या है एंड व्हाई इंडिया वांट्स टू बिकम अ लीडर ऑफ ग्लोबल साउथ, या व्हाट इंडिया इज डूइंग, यानी क्या इंडिया कर रहा है उन ग्लोबल साउथ के कंट्रीज का नेतृत्व प्रदान करने के लिए। लेकिन इसी तरीके से आपको पता है कि भारत के रिलेशंस दोनों के साथ में, यानी ऐसे कंट्री जो कि नॉर्थ का हिस्सा बनाते हैं, यानी जिनको नॉर्थ और साउथ बोला जाता है, साउथ का मतलब वो कंट्री जो कि साउदर्न हेमिस्फेयर में है और नॉर्दर्न यानी नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है, लेकिन नॉर्दर्न कंट्रीज वो कि ज्यादातर वो इंडस्ट्रियलाइज्ड हो चुके हैं, उनकी ग्लोबल जो जीडीपी है वो काफी हाई है, उनकी मिलिट्री स्ट्रेंथ काफी हाई है, उनके ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स काफी हाई हैं, यानी प्रॉस्पेरिटी वाइज जो है वो काफी स्ट्रॉन्ग है। जबकि साउदर्न कंट्रीज जो हैं जिनको ग्लोबल साउथ के नाम से जोड़ा जाता है, वो सामाजिक सूचकांकों में, वो आर्थिक सूचकांकों में, वो प्रगति के सूचकांकों में थोड़े से कमजोर हैं या कई कमजोर हैं इन नॉर्दर्न कंट्रीज के मामले में। तो वहां पर भारत के बारे में एक तरह से डायलेमा के बारे में बात हुई है कि क्या भारत को विदेश के ऐसे जो कि ऑलरेडी जो है नॉर्दर्न कंट्रीज हैं उनके साथ में अपने रिलेशन को इंप्रूव करना होगा या साउदर्न कंट्रीज के साथ में उनको लीडरशिप प्रोवाइड करनी होगी। तो आपका आंसर इस तरीके से हो सकता है कि वी कैन नॉट बिकम अ पार्ट ऑफ वन ग्रुपिंग वर्सेस अनदर, या फिर हम एक के साथ में खड़े हुए नहीं दिख सकते, हमें अपने रिलेशंस को डाइवर्सिफाई करना होगा, क्योंकि हमें हमारी फॉरेन पॉलिसी को स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी से चलाना है। यानी जैसे पहले हम नॉन अलाइंड होते थे, आज हमारा जो भी रिलेशन में फायदा है उसी के साथ में हम खड़े हुए दिखते हैं। तो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी इज द प्रिंसिपल ग्रोथ ड्राइवर फॉर अस इन आवर फॉरेन पॉलिसी। तो उसके एस्पेक्ट में आपको जवाब देना है। ये थोड़ा सा एनालिसिस का मामला है, तो जब भी हम इसको कवर करेंगे आपको पढ़ाने का प्रयास हमारा पूरा रहेगा। एक और क्वेश्चन जैसे आरएस 2024 में कवर किया गया कि भारत का जो स्टैंड है 1956 के सुएज कैनाल क्राइसिस में, वो क्या था। तो सुएज कैनाल क्राइसिस को यू शुड अंडरस्टैंड कि क्या वो क्राइसिस था, उसकी वजह से ग्लोबल जो सप्लाई चेन थी या जो ग्लोबल ट्रेड था उनकी मैकेनिज्म को किस तरीके की चोट पहुंची या चोट पहुंचने वाली थी। भारत ने उस समय अपना नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट रखते हुए भी, और उस समय नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट में भी जो इजिप्ट का योगदान था, उसका फाउंडिंग मेंबर जो इजिप्ट रहा, और उनके साथ में हमारे रिलेशन कैसे थे, और उसके साथ में जो कॉलोनियल कंट्रीज थे जो कि भले ही उन्होंने अन्य कंट्रीज को तो
स्वतंत्रता दे दी थी, लेकिन आर्थिक रूप से भी उनके रिसोर्सेज के ऊपर वो बिल्कुल आधिपत्य जमा करके रखना चाहते थे। तो यह उसको टच करने वाली बात है। तो इतनी सारी अगर चीजें आपको पता रहेंगी तो डेफिनेटली आप आंसर आराम से वहां पर प्रस्तुत कर पाएंगे। बात आती है कि हाउ विल प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प्स थ्रेट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स रिट्रीट फ्रॉम मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस इम्पैक्ट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, यानी बहुपक्षीय जो संस्थाएं हैं उनसे संयुक्त राष्ट्र अमेरिका जो भी धमकी दे रहा है कि धमकी दे रहा है कि हम हट जाएंगे, उससे अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा किन किन पहलों में होती है? आर्थिक, मिलिटरली, आर्म्स के रूप में इनके द्वारा होती है। अब इनकी कौन कौन सी बॉडीज है? जैसे मान लो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से आप हट गए तो वैश्विक रूप से आपको जो स्वास्थ्य का संगठन है उससे क्या होगा? यूनिसेफ से आप निकल गए तो जो कल्चरल रूप से जो सशक्त होना चाहिए उसका क्या होगा? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से आप अगर हट रहे हो या फिर नेटो कंट्री से अपने आप को अगर आप हटा रहे हो तो फिर उसका ग्लोबल फ्रेमवर्क पर क्या असर पड़ेगा। और जब यूएस अपने आप को रिट्रीट यानी पीछे खींचेगा तो चाइना या रशिया जो उसको ऑक्यूपाई करने की कोशिश करेंगे तो वो कंट्री जो कि यूएसए के ऊपर पहले डिपेंडेंट थे अब वो हो सकता है चाइना और रशिया के ऊपर डिपेंडेंट रहे, तो उनकी हेजेमनी बड़ी डेवलप हो सकती है। तो ये क्या प्रभाव हैं ये आपको तभी समझ में आएंगे जब मोस्ट ऑफ द चीजें आप रोजाना की रोजाना पढ़ेंगे, देन यू विल बी एबल टू आंसर, बट दीज आर वेरी इजी टू आंसर। तो ये क्वेश्चंस का आप वो समझिए डेप्थ। बात आती है कि एआई कोश क्या है या इसके 7 कोर प्रिंसिपल्स क्या हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ये जो कोर प्रिंसिपल जिसमें डेटा की सिक्योरिटी के बारे में बात होती है उसके जो प्रिंसिपल हैं। अब यहां पर दिक्कत क्या है? आपको अगर आए तो आप लिख सकते हो, नहीं आए तो कोई बात नहीं है। समस्या इन क्वेश्चंस की है कि भैया हमें पता है लेकिन हमें हमारा आंसर कैसे प्रस्तुत करना है उसको हमें टारगेट करना है। बात आती है कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जिस भी मिनिस्टर के द्वारा लेड है इंस्टीट्यूशनल एंकर इन मेकिंग इंडिया फॉरेन पॉलिसी, यानी जहां एक और विदेश मंत्रालय अपने मंत्री के नेतृत्व में भारत की विदेश नीति का निर्माण का सूत्रधार है, संस्थागत सूत्रधार, वहीं विभिन्न प्रधानमंत्रियों ने इस प्रक्रिया में प्रभुत्वशाली भूमिका निभाई है। देखिए जब हम बात करते हैं किसी भी देश की फॉरेन पॉलिसी तो उसको जो चलाने वाला मंत्रालय है वह है भारत का विदेश मंत्रालय, यानी किसी कंट्री में इसको फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री से जाना जाता है, भारत में इसको एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री से जाना जाता है। इसमें आपने देखा होगा प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का जो योगदान है या प्राइम मिनिस्टर का खुद का भी जो योगदान है वह भी काफी मात्रा में होता है, क्योंकि जब भी हम किसी भी देश के साथ में कोई भी मतलब समझौता करते हैं, कोई भी देश की यात्रा करते हैं तो प्रधानमंत्री के द्वारा होती है, ज्यादातर राष्ट्राध्यक्ष के द्वारा होती है। हालांकि फॉरेन मिनिस्टर्स भी यात्रा करते हैं लेकिन वो जो मुद्दे प्रधानमंत्री यानी राष्ट्राध्यक्षों की अध्यक्षता में मतलब उनके ऊपर आम सहमति बनती है वो ज्यादातर फॉरेन मिनिस्टर्स या फिर जो नीचे के मिनिस्टर होते हैं उनकी में उसमें नहीं होता, केवल ग्राउंड वर्क तैयार होता है। लेकिन जब आप फाइनल स्वरूप प्रदान करते हैं, जैसे मान लो एमईए ने कोई पॉलिसी बनाई, अब ऐसा तो नहीं है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस उसको पूरी तरीके से नकार देगा, हो सकता है उसको खुद को भी कोई इनपुट हो तो उसमें दिया जा सकता है, तो एक से भले 2, लेकिन फिर भी हमें कहना चाहिए कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जो है या जो फॉरेन मिनिस्ट्रीज होती हैं वो पर्टिकुलरली उन्हीं लोगों के द्वारा मतलब उनमें उन्हीं लोगों को स्थान दिया जाता है जो कि विशेषकर विदेशी मामलों के जानकार होते हैं, विदेशी मामलों के बारे में उनका कई साल का अनुभव होता है, उन्होंने कई सारी डॉक्ट्रिन्स या अन्य देशों के हालात पढ़े हुए होते हैं। जो हमारे राजदूत हैं उनके बारे में उनके विचार जो हैं वो वहीं मंत्रालय में आकर के पहुंचते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस जो है वो एक इनपुट दे सकता है बट उनके आपस के बीच में क्लैश नहीं हो सकता। एक जो टेक्निकल या जो एक्सपर्टीज की जरूरत है वो उस मिनिस्ट्री के पास में ही रहेगी, इसलिए आपस में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, न कि कॉन्फ्लिक्ट होना चाहिए। तो इस तरीके से हमारा आंसर हम वहां पर प्रस्तुत कर सकते हैं। ये आएगा कब? ये आएगा इसीलिए जब हमें पता है कि इस प्रकार के सवाल पूछे जा रहे हैं, दिस इज हाउ द क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड एंड दिस इज हाउ आई नीड टू प्रोसीड फर्दर, और हमें इस तरीके की स्टडी करनी है। तो हम जो बताने वाले हैं आपको, जैसे मैंने डेमो क्लास में बताया कि सिलेबस ये है, इस तरीके से आपको टॉपिक्स पढ़ाने होते हैं, इसी तरीके से आपको पीवाईक्यू अपने तैयार करने होते हैं। और हमारा भी जो प्रयत्न ये रहेगा कि कोई भी टॉपिक आपको बताया जाए उसमें हमारी जो एक अप्रोच है वो ये रहे कि आप उससे सवाल के जवाब जरूर दे पाएं, आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो पाए। हो सकता है कई बार डायरेक्टली आपसे सवाल पूछे जाएं तब तो आप दे लोगे, लेकिन इनडायरेक्ट मैनर में अगर सवाल पूछे जाते हैं तो भी आप जो है उनके आंसर देने के लायक रहें। तो आप आगे ही हमारे साथ में ऐसे बने रहें। आपको अगर ये चैनल अच्छा लग रहा है तो आप इसको लाइक करें, वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें। हाइप अगर देंगे इस वीडियो को तो हाइप देने से जो है ये और भी ज़्यादा लोगों के पास पहुंचेगा। आप भी अपने जो भी चाहते हैं उनके साथ में साझा कर सकते हैं ऐसी चीज़ें, एंड यू विल बिकम बिकॉज इफ यू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, आप जो है उसको नोटिफिकेशन हमेशा मिलता रहेगा जो भी हमारे द्वारा वीडियोज़ आपके लिए लाए जाएंगे। तो फिलहाल हम यहीं रुकेंगे। आशा करते हैं आपको अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच।